यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, वहां भी जल निकलेगा। ना मायूस ना घबरा मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। जय हिंद सभी साथियों को, मैं हरिश्चंद्र आपको स्टेज नंबर 1 पे आज हम बंगाल और प्लासी और बक्सर के युद्ध के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आखिरकार के बक्सर के और प्लासी के युद्ध में किन गद्दारों की वजह से, किन हरामियों की वजह से आज भारत कई सालों तक गुलामियों की जंजीरों में बंधा रहा। इन्हीं प्लासी के युद्ध से ही घटना घटने लगती है और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है भारत पर अपना आधिपत्य जमाने लगती है। बंगाल से ही स्टार्ट हो जाता है। तो उसी आज प्लासी के युद्ध को देखेंगे। किन गधों ने, किन हरामियों ने प्लासी के युद्ध को हरवा दिया। और ऐसा समझिए कि प्लासी का युद्ध हुआ ही नहीं था बस, बट क्या करें, अपने ने अपनों को लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। वही कारण था प्लासी के युद्ध में। कोई युद्ध नहीं हुआ था, अपने लोगों ने ही उसे सिराजुद्दौला को धोखा दे करके हरवा दिया और हार गया सिराजुद्दौला। आज उन्हीं की बात चलेगी, चर्चा चलेगी। बंगाल के विभाजन में भी मैं बताऊंगा कैसे आखिरकार बंगाल एक स्वतंत्र राज्य, स्वतंत्र क्षेत्र घोषित हो जाता है। तो साथियों, आप यदि नए हैं तो चैनल को दिख रहा है उसे कर लीजिएगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, इतना सपोर्ट और प्यार कर रहे हैं हमें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। प्यार बनाए रखिएगा, कभी मत साथी का साथ छोड़िएगा। देखिए आज स्टार्ट बंगाल विभाजन बंगाल का स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो जाना, स्वतंत्र राज्य घोषित हो जाना। स्वतंत्र क्षेत्र कैसे घोषित हुआ? बात तो उस समय की थी जब मुगल सत्ता लगभग समाप्ति की ओर, यानी जो मुगल सत्ता में जो मजबूत शासक थे वो समाप्ति की ओर थे। लास्ट शासक हमारे पास औरंगजेब आते हैं। कौन आते, थोड़ा सा नोट करते चलेंगे। लास्ट शासक मुगलों में औरंगजेब, जो कि मजबूत सत्ता के रहते हैं। इनके बाद भी कई मुगल सम्राट आए, कई बादशाह आए, लेकिन वो किसी काम के नहीं थे। किसी काम के नहीं थे। इनके जितने ऊपर मुगल बादशाह थे वे मध्यकालीन में हो जाते हैं, जबकि इनके बाद वाले मुगल बादशाह जो होते हैं वे उत्तर मुगल में आ जाते हैं, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का हिस्सा बन जाते हैं। तो यही औरंगजेब एक लास्ट शासक था जो कि एक मजबूत बादशाह के रूप में था और इसकी मृत्यु सन 1707 में हो जाती है। इस प्रकार से यह अब इसके नीचे जो भी बादशाह बनेगा बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही निर्मम बनेगा। ना के बराबर कहे जाएंगे तो बादशाह, कहे जाएंगे मुगल बादशाह, लेकिन वो किसी काम के बादशाह नहीं थे। इसी घटना में एक घटना घटती है। देखिए सन 1717 में मुगल बादशाह बन जाते हैं। सन 1717 में मुगल बादशाह बनते हैं फर्रुख सियर। बादशाह तो मुगल बादशाह बन जाते हैं फर्रुख सियर 1717 की घटना फर्रुख सियर की बता रहा हूँ। ऐसे फर्रुख सियर 1712 से स्टार्ट होते हैं, 1719 तक चलते हैं फर्रुख सियर। लेकिन 1717 में फर्रुख सियर कुछ देश के साथ ऐसा कर जाते हैं, बंगाल के साथ ऐसा कर जाते हैं कि कोई सीमा ही नहीं थी। 1717 में फर्रुख सियर बीमार होते हैं और एक अंग्रेज अधिकारी, एक अंग्रेज डॉक्टर इन्हें फर्रुख सियर को मतलब कि ठीक कर देता है, स्वास्थ्य को अच्छे कर देते हैं। फर्रुख सियर भारतीय राजा का तो दिल भारतीय राजा ही रहेगा ना। भारतीय राजा खुश हो जाते हैं, फर्रुख सियर खुश हो जाता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, अंग्रेजों को कह देते हैं कि लो यह बंगाल तुम्हारा है, ये बंगाल जो तुम्हारा है, ये वाला बंगाल का क्षेत्र लो तुम्हें दे देता हूँ। यहाँ पर मैं कोई टैक्स नहीं लूँगा, मात्र साल भर के 3000 रुपये दे देना हमें। वाह क्या कही, बंगाल एक छोटा राज्य थोड़ी ना था, बंगाल एक छोटा क्षेत्र थोड़ी ना था। बंगाल वो क्षेत्र था जहाँ पर यदि कोई व्यक्ति हाथ भी मारना चाहे, किसी भी प्रकार से मारना चाहे, तो वहाँ पर तो बहुत ढेर सारे धन थे। धन का कारण यह था कि
कि सदियों से ही गंगा और ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा था और वहाँ पर बहुत ढेर सारे भूमि उपजाऊ थी और बहुत ढेर सारे अनाज उपजते थे और बहुत ही रिच, बहुत ही धनी क्षेत्र था बंगाल। और बंगाल को तो इन्होंने फर्रुखसियर ने दे दिया, ले जाओ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तुम राज करो इस पर, तुम इस पर व्यापार करो फ्री में, मैं तुमसे 3000 सलीना लूँगा। क्या खूब। आखिरकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर अपना व्यापार शुरू करती है और बंगाल को निचोड़ने लगती है। जिस तरह से कामधेनु गाय से जितना रुपया मांगा जाए उसी प्रकार से बंगाल से जितना रुपया वो चाहते थे निकाल लेते थे। फर्रुखसियर अर्थात यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इन्होंने साहिब फरमान जारी कर दिया। साहिब फरमान मतलब मैग्ना कार्टा, वही छूट। आगे की बात चलती है। इसी के शासनकाल में एक आते हैं यहाँ के औरंगजेब के समय के दीवान थे भी, औरंगजेब के समय के भी दीवान थे जिनका नाम था मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां, इन्हीं के फर्रुखसियर के शासनकाल में ये जो मुर्शीद कुली खां था वो क्या बन जाता है, सूबेदार बन जाता है। क्या बनता है मेरे प्यारे मित्र, सूबेदार बन जाता है। दीवान क्या होता है पहले बता दो हमें। दीवान वो होते हैं जो कर को इकट्ठा करते हैं, जैसे कि अनेक क्षेत्रों से कर को लाए, इकट्ठा कर रहे हैं, कर को टैक्स को ले रहे हैं, रुपया धन पैसा को, वही दीवान। औरंगजेब के समय मुर्शीद कुली खां दीवान रहा करता था, लेकिन अब क्या हुआ, फर्रुखसियर के समय ये सूबेदार बनता है। आखिरकार बनता कहाँ का है, बनाया कहाँ जाता है, यही जो आपको बंगाल दिख रहा है ना, इसी बंगाल का यह सूबेदार बन जाता है। सूबेदार बोला जाए तो स्वतंत्र हो चुका है, स्वतंत्र हो चुका है। मुर्शीद कुली खां बंगाल को स्वतंत्र करा रहा है। अर्थात कई बार प्रश्न ये भी आए हैं कि बंगाल का सर्वप्रथम स्वतंत्र किसने कराया था, यही मुर्शीद कुली खां ने स्वतंत्र करा दिया। कब कराया था, सन 1717 में। किसके शासनकाल में, फर्रुखसियर तो है ही ना, नाम है सियार, तो काम कैसा करेगा सोच सकते हैं आप। फर्रुखसियर की बातें चल रही थी और फर्रुखसियर सूबेदार बना देता है मुर्शीद कुली खां को। मुर्शीद कुली खां बनते ही यहाँ का सूबेदार राजधानी चेंज करता है। जो राजधानी पहले रहा करती थी ढाका, जो राजधानी पहले रहा करती थी ढाका, अब यहाँ पर लिख रहा हूँ, हाँ चलिए, जो पहले राजधानी रहा करती थी ढाका, लेकिन अब ढाका को चेंज करके मुर्शिदाबाद कर दिया। मुर्शिदाबाद, अब राजधानी मुर्शिदाबाद हो गई, अपने नाम पर रख देता है राजधानी मुर्शिदाबाद। कई बार क्वेश्चन आए हैं कि ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद किसने ट्रांसफ़र करी, मुर्शीद कुली खां ने ट्रांसफ़र कर ली। इसके बाद कई शासक आते हैं, सर्वप्रथम बंगाल में तो यही आ गया मुर्शीद कुली खां। अब मुर्शीद कुली खां के बाद स्टार्ट करते हैं कुछ, अच्छे से याद रखना। 1717 में फर्रुखसियर ने सूबेदार एक नियुक्त किया मुर्शीद कुली खां को, जो कि बंगाल को स्वतंत्र करा दिया था। अब कहानी आगे की बनती है। अब बंगाल के जो सूबेदार हुए कौन कौन से हुए, ये ध्यान दीजिएगा। सूबेदार में सबसे पहले आ गया ना कौन, मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां आखिरकार यह कब से कब रहता है, सन 1717 से लेकर के सन 1717 से लेकर के सन 1727, 10 साल तक यह तो खूब लूटता है। लूटता क्या है, वहाँ का सूबेदार रहता है और वहाँ का जो भी कर रहता है मजे पानी लेता रहता है बंगाल में। इसके बाद आता है एक और सुजाउद्दीन। कौन आता है मेरे साथियों, सुजाउद्दीन आता है। इन दोनों, इनके बारे में तो कुछ इतिहास ज़्यादा है नहीं, बस ये 27 से लेकर के सन 1727 से लेकर के बस 39 तक टिकते हैं। फिर इसके बाद आते हैं सरफराज आते हैं, 39 से लेकर के 40 तक रहते हैं, 40 तक रहते हैं। और सरफराज की हत्या करता है अलीवर्दी खां। इसके बारे में बहुत अच्छी इतिहास है, अलीवर्दी खां के बारे में ध्यान समझिएगा। अलीवर्दी खां
आता है सन 1740 से अलीवर्दी खां सन 1740 से शासन करने लगता है और 56 तक शासन करता है। 1740 तक गद्दी पर बैठ जाता है बंगाल के सूबेदार के रूप में और 1756 तक शासन करता है। इसके कोई पुत्र नहीं थे, ध्यान दीजिएगा बात, इसके कोई पुत्र नहीं थे अलीवर्दी खां के। अलवर्दी लिखे हैं क्या? अलीवर्दी खां के कोई पुत्र नहीं थे, लेकिन इसके पहले एक कैसे शासक बना, ध्यान समझिए, एक कैसे शासक बना। यह अलीवर्दी खां सरफराज की मात्र देख रहे हैं कि 39 से 40 तक सरफराज रहता है। साल भर में अलीवर्दी खां टपका देता है, सरफराज गया काम से, आ जाता है गद्दी पर अलीवर्दी खां। अच्छा, इसी अलीवर्दी खां जब सरफराज को मारता है तो इससे डर रहता है, कहीं में मुगल बादशाह न डांटे, कहीं में मुगल बादशाह भी प्रताड़ित न करे, हमारे खिलाफ षड्यंत्र न रचे। इस कारण से मुगल बादशाह को भी कुछ रुपए दे देते हैं, और रुपया तो देता है, लगभग 2 करोड़ सुने हैं देता है, और अलीवर्दी खां दे देता है और कहता है कि मैं इसी तरह हमेशा आपको पैसा देता रहूँगा मुगल बादशाह। लेकिन ये भी दगाबाज कर जाता है, एक नहीं देता है, एक बार तो दे देता है, फिर देखता है कि तो कमज़ोर शासक है, मैं इसे पैसा वैसा नहीं दूंगा मुगल बादशाह को। तो यह क्या कर देता है, बंगाल को पृथक कर देता है, पृथक यानी एकदम अलग कर देता है। यह स्वतंत्र करवाता है सूबेदार बन करके, और यह क्या कर दिया, पृथक कर दिया। 2 क्वेश्चन बड़े फेमस है, स्वतंत्र किसने कराया, मुर्शिद कुली खां, और पृथक किसने कर दिया, अलीवर्दी खां ने। अब अलीवर्दी खां के तो कोई पुत्र नहीं थे, इनकी 3 पुत्रियां रहा करती थी। 3 पुत्रियां बड़ा ही कमाल की थी, एक का बेटा कमाल है और एक उसकी पुत्री ही कमाल की है। देखिए, इसकी 3 पुत्रियां रहा करती थी। एक पुत्री का नाम था, पुत्री का नाम तो याद करना जरूरी नहीं है, हालांकि चलो जाने दो। एक की शादी हुई थी ढाका में और एक की शादी हुई थी आपके पास, और एक की शादी हुई थी पटना में। इसकी पियरी में शादी हुई थी, ठीक ना। इसके इम्पोर्टेंट नहीं, इस कारण से मैं नहीं बता रहा हूँ। पूर्णिया में हुई थी, ठीक ना, ये जाने दीजिएगा, ये नहीं पूछा जाएगा। पूर्णिया में हुई थी, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं आप लोग। तो ध्यान दीजिएगा, पटना और ढाका, इसके 2 लोग बड़े इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। पटना की बेटी है और यहाँ पर ढाका में भी एक बेटी है। पटना वाली सबसे छोटी है और ये वाला सबसे बड़ा है। ढाका में जो बेटी है उसका नाम क्या है, बता सकते हैं आप, बताओ जरा। घसीटी बेगम, नाम तो बड़ा अच्छा है, हरामी है यह, दुष्ट, घसीटी बेगम। और यहाँ पर एक बेटी है, या बेटी का एक पुत्र है, पुत्र का नाम है सिराजुद्दौला। देखो, सिराजुद्दौला की मम्मी है पटना में, और पटना जो इसकी मम्मी का नैहर कहाँ है, पिताजी कौन है, अलीवर्दी खां, इसके कौन हुए, नाना हो गए। सिराजुद्दौला के कौन है, नाना। तो नाना की जो संपत्ति होती है, जो राज्य होता है, नाना अलीवर्दी खां है, जो सिराजुद्दौला है यहाँ का शासक बन जाता है अपने नाना के यहाँ का, अलीवर्दी खां के स्थान पर। और ये जो दोनों लोग हैं, घसीटी बेगम है, घसीटी बेगम तिरमिरा उठती है कि मेरे बेटा नहीं हुआ, मेरा बेटा कोई शासक यहाँ का अलीवर्दी खां का मतलब यहाँ का बंगाल का नहीं बना, अलीवर्दी खां के स्थान पर नहीं बना, आखिरकार मेरी छोटी बेटी का बन गया पुत्र सिराजुद्दौला, कैसे बना। इसको तो मन में जलन है घसीटी बेगम। हालांकि इसके दरबार में, सिराजुद्दौला के दरबार में घसीटी बेगम उसकी मौसी रहा करती थी, लेकिन मन में तो जलन है, मन में क्लेश है। आगे बात चलेगी इसकी, घसीटी बेगम की। सिराजुद्दौला शासक बन जाता है। अब सिराजुद्दौला के दरबार में कौन कौन है, सिराजुद्दौला के दरबार में कौन कौन है, ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सिराजुद्दौला के दरबार में सेनापति
जिसका नाम है क्या, मीर जाफर। आगे चल करके यह बहुत ही ज़्यादा गद्दारी करेगा और नमक हरारी करेगा। है तो यह सिराजुद्दौला का सेनापति ही ना, लेकिन ऐसा कुछ सेनापति का रोल नहीं निभाता है। आगे की बात करते हैं। इसकी एक मौसी रहा करती थी, मौसी जिसका नाम है क्या, घसीटी बेगम। मौसी आज के डेट में कहा जाता है कि मौसी माँ के समान होती है, लेकिन ये मौसी नहीं, हरामी थी। मौसी नहीं, यह इसके साथ सिराजुद्दौला के साथ बहुत ही ज़्यादा गद्दारी करती है। मौसी के साथ साथ कुछ और लोग थे, जैसे कि दीवान थे, दीवान जिनका नाम है क्या, राय दुर्लभ। दीवान राय दुर्लभ। राय दुर्लभ तथा बैंकर थे जगत सेठ, और एक व्यापारी रहा करते थे, व्यापारी अमीन चंद्र। ये सब सिराजुद्दौला से गद्दारी करेंगे और सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हरवाने में मदद करेंगे। लेकिन दो व्यक्ति ऐसे भी थे जो कि सिराजुद्दौला का अंत तक साथ दिए और लड़ते रहे। उस दोनों व्यक्ति का नाम मैं यहाँ पर बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ लिखना चाहता हूँ, जिसका नाम क्या है, अमीन चंद व मीर मदान। नहीं, अमीन चंद तो ये तो इधर है ना, मीर मदान और मोहन लाल। ये ऐसे दो व्यक्ति हैं जो कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का साथ देंगे, लेकिन ये सब गद्दार सिराजुद्दौला का साथ नहीं देते हैं और आगे कुछ ऐसा परिणाम हो जाता है जिससे कि बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंच जाती है। अब थोड़ा सा इनकी कहानी को इसी जगह रोकते हैं, थोड़ा सा अब चलते हैं वर्ल्ड के तरफ। उधर कर्नाटक युद्ध पहला हुआ, दूसरा हुआ कर्नाटक युद्ध। मैंने आपको 3 बताए थे, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तीसरी कर्नाटक युद्ध। जो तीसरा कर्नाटक युद्ध था, इसी में सब घटनाएं घटती हैं। थर्ड कर्नाटक युद्ध जो कि 1756 से लेकर के 1763 तक चला, यह कर्नाटक का थर्ड वार था, जिसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि कर्नाटक युद्ध 56 से लेकर के 63 तक चला। अब कर्नाटक युद्ध में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि कुछ कहने ही लायक नहीं। कर्नाटक युद्ध में एक तरफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी फ्रांस वाले, एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात ब्रिटेन वाले, दोनों आपस में लड़ते हैं। कौन कौन, एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ, एक फ्रांस वाले और एक ब्रिटेन वाले आपस में लड़ाई करते हैं। इसका परिणाम भारत में भी देखने को मिलता है। भारत में भी ये दोनों फ्रांस वाले और ब्रिटेन वाले आपस में लड़ते रहते हैं, और लड़ने के साथ साथ जो उनका महल रहता है, उनका किला रहता है, अपने किले के चारों तरफ बाउंड्री बनाने लगते हैं, अर्थात किला बनाने लगते हैं। जैसे कि एक किला है, अब किले के चारों तरफ बाउंड्री बनाने लगते हैं, ताकि फ्रेंच वाले सोचते हैं कि हमारे पे ऊपर ब्रिटेन वाले न कब्जा करें, ये बाउंड्री रहेगा तो नहीं कब्जा कर पाएंगे, और ब्रिटेन वाले सोचते हैं कि हमारे ऊपर ना कर पाए। इसी कारण से किले बंदी करने लगते हैं अपने अपने। लेकिन सिराजुद्दौला इनसे नाराज हो रहता है। सिराजुद्दौला मना करता है, ऐसे बंगाल में किला बन रहा है, किले के चारों तरफ बाउंड्री घेरी जा रही है। सिराजुद्दौला देखता है, कहता है कि हमारे ही घर में रह करके हमसे ही गद्दारी करोगे, हमारे ही घर में रह करके हम अपने आप घर को बंद करोगे, अपने आप को सुरक्षा दे रहे हो, कभी हो सकता है हमसे भी लड़ने लगोगे तुम लोग। तो आखिरकार इस किलाबंदी को
सिराजुद्दौला रोकता है, लेकिन ब्रिटेन वाले कहाँ मानते हैं। कोई आया था, ठीक है। आखिरकार ये सब ब्रिटेन वाले नहीं मानते हैं। सिराजुद्दौला गुस्साता है और एक बार ऐसी घटना घट जाती है कि सिराजुद्दौला गुस्सा करके किले में लोगों को 147 लोगों को लगभग 146 या 147 लोग थे, ठीक ना, कितना लिख दें, 47 ही लिख देते हैं, 147 लोग थे। 147 लोगों को एक किले में बंद कर दिया, 14x18 का कमरा था। इस कमरे में 147 लोगों को बंद किया। बंद करने के पश्चात में सभी लोग मारे गए, मात्र इसमें से 23 लोग क्या रहे, जीवित रहे, सभी क्या हो गए, मर गए। इस बात को सबसे ज़्यादा प्रसारित किसने किया था, हालवेल ने। चूँकि हालवेल भी इसी 23 में जीवित व्यक्तियों में से हालवेल भी उसमें से एक था, अर्थात किले में हालवेल भी कैद था। हालवेल इस घटना से अंग्रेजों में बहुत ज़्यादा रोष हो जाता है, बहुत ज़्यादा वह जलने लगते हैं। ये कहा कि 14x18 के कमरे में 147 लोगों को ठस देना, बेमौत मारे जाएंगे, वे सब मर ही जाएंगे आखिरकार। एक कैसे संभव? पहली बात तो एक कहाँ तक घटना सत्य है, कहाँ तक झूठ है, ये तो खुद इतिहासकारों में मतभेद है। स्वयं यह हालवेल ने लिखा और लोगों को बताया। हम लोगों को सिराजुद्दौला ने हम लोगों पर बहुत ही ज़्यादा अंग्रेज़ों पर अत्याचार किया है, जिसके लिए सिराजुद्दौला के विरुद्ध युद्ध किया जाए, या तमाम प्रकार के बीच उनसे घृणा का भाव करने लगते हैं लोग। हालवेल ऐसा लिखता है, लेकिन ये घटना सत्य नहीं थी, सत्य नहीं है हमारे हिसाब से तो, क्योंकि 14x18 कमरे में 147 लोगों को रखना इम्पॉसिबल है। हो सकता है हालवेल सिर्फ इस कारण से कि लोग अंग्रेज़ों को और उधर इस सिराजुद्दौला के बीच में भड़काव उत्पन्न करने के लिए ऐसी बात कही, लेकिन यह बात अंग्रेज सुनते ही बौखला जाते हैं। इधर यहाँ पर किलेबंदी, यहाँ पर 147 लोग मारे जा रहे हैं। यह घटना, ध्यान दीजिएगा, यह घटना ब्लैक होल के नाम से जानी गई, ब्लैक होल के नाम से जानी गई। अब इधर मद्रास में, मद्रास प्रेसिडेंसी, उसमें 3 प्रेसिडेंसियाँ हुआ करती थी। मद्रास में बैठा लॉर्ड क्लाइव बात जानता है। वहाँ से यहाँ से यह आता है, तुरंत आने के पश्चात में यहाँ पर आ जाता है बंगाल में आने के पश्चात देखता है कि यह तो सिराजुद्दौला और हम हैं, तो क्या हुआ, लड़ाई तो होगी ही ना। लेकिन नहीं, देखता है यह चालाक था लॉर्ड क्लाइव, लिखते भी चले नाम भी इसके, लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव को देखते हैं कि यह तो लॉर्ड क्लाइव देखता है कि सिराजुद्दौला के पास तो 50,000 सैनिक है, हाथी घोड़े तमाम प्रकार है, हमारे पास क्या है, मात्र महज 3,000 सैनिक लेकर चले थे। 3,000 नहीं, 3,100 था, वही 3,000 प्लस मान लेते हैं। 3,100 सैनिक लेकर चले आए हैं, क्या हम इससे युद्ध जीत जाएंगे? कोई इतिहासकार बताते हैं कि 3,000 नहीं, सिर्फ इसके पास 300 सैनिक थे। लो भाई। और इधर सिराजुद्दौला के पास कितने हजार सैनिक थे? 50,000 सैनिक थे, 50,000 सैनिक थे। और इधर लॉर्ड क्लाइव के पास मात्र मान लेते हैं 3,000 थे, या 3,100 दिया रहता है, 3,000 थे, 3,000 सैनिक थे, 3,000 सैनिक थे। इधर 50,000 और उधर 3,000, क्या हम इससे जीत पाएंगे? लॉर्ड क्लाइव देखता है, कहता हम तो ये बेमौत मारे जाएंगे, हम तो पहले से हार गए हैं, देखकर सेना मात्र। लेकिन देखने के पश्चात में लॉर्ड क्लाइव कहता है, क्या इसके परिवार में सब लोग सहमत हैं इस युद्ध के पीछे? क्या इसके परिवार में सभी लोग एक हैं? आता है, देखता है कुछ गद्दार इसके
में बैठे रहते हैं इसके दरबार में, कुछ किसी माध्यम से पता लगाता है कि उसका सेनापति को अपनी ओर मिला लेता है। कहता है तुम मेरे साथ मिल जाओ, मैं यहाँ सिराजुद्दौला के स्थान पर तुम्हें वहाँ का बंगाल का नवाब बना दूंगा। आखिरकार यही होता भी है कि लॉर्ड मिर्जाफर जो है लॉर्ड क्लाइव की बात सुन लेता है, लॉर्ड क्लाइव की बात सुन लेता है। इसी कारण से मिर्जाफर को लॉर्ड क्लाइव का गधा भी बोला जाता है। और घसेटी बेगम तो भाई ये चाहती ही है कि यह गद्दी पर न बैठे, इस कारण से इसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। इसके साथ ये लोग भी जो दिख रहे हैं नाम तो बड़े अच्छे अच्छे हैं, राय दुर्लभ, जगत सेठ, अमीन चंद्र, लेकिन ये भी इनका साथ छोड़ करके लॉर्ड क्लाइव की तरफ हो जाते हैं। अब लॉर्ड क्लाइव खुश है। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है प्लासी के मैदान में। प्लासी के मैदान में सन 20 जून, गर्मी का माहौल है, 20 जून 1757 को 20 जून 1757 को प्लासी के मैदान में 20 जून 1757 को प्लासी के मैदान में एक तरफ लॉर्ड क्लाइव, एक तरफ सिराजुद्दौला और सिराजुद्दौला के सभी लोग हैं। युद्ध होने की घोषणा होती है। लॉर्ड क्लाइव तो जानता है हम तो मिलाए हैं ये। इधर सेनापति जब युद्ध की घोषणा होती है इधर से सेना चल देती, लेकिन मिर्जाफर जो सेनापति अपनी सेनाओं को आज्ञा नहीं देता है। आखिरकार महज 3000 सैनिक इस 50,000 सैनिक पर भारी पड़ते हैं और अंततः सिराजुद्दौला उस युद्ध भूमि में उसका सफाया कर दिया जाता है। और यह जो गधे दिख रहा है मिर्जाफर, इसे लॉर्ड क्लाइव का गधा बोला जाता है। मिर्जाफर वहाँ की गद्दी पर बैठ जाता है। यह प्लासी के मैदान में हुआ, इस कारण से यह प्लासी की युद्ध कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा है प्लासी का युद्ध कब हुआ? 20 जून 1757 को। किसके किसके बीच हुआ? ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच में। लेकिन ब्रिटिश की तरफ से कौन सेनापति था? लॉर्ड क्लाइव था। किसने धोखा दिया था सिराजुद्दौला को? मिर्जाफर सेनापति ने धोखा दे दिया था। लेकिन इस युद्ध में दो व्यक्ति हैं बड़े अच्छे हैं, सहायता करते हैं सिराजुद्दौला का, क्या मीर मदान और मोहनलाल इसकी सहायता करते हैं। इन दोनों पर तो हमें गर्व है। आज भी ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सहायता भी करते हैं, मीर मदान और मोहनलाल। लेकिन ये लोग सहायता नहीं करते हैं, क्या करें, सत्ता का लालच है। प्लासी युद्ध की कहानी अब आगे बढ़ती है। सेनापति मिर्जाफर यहाँ बंगाल का नवाब बन जाता है। तो इसके आगे की कहानी अब फिर से इसके आप लोग नोट करते चलिएगा एक एक पॉइंट को। लॉर्ड क्लाइव तो हो गया इसकी कहानी, ब्लैक होल भी हो गया है। अच्छा ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद अली वर्दी खां के बाद कौन आया था? सिराजुद्दौला। कब से कब था? 1749 नहीं 56 आना चाहिए, ठीक ना? हाँ 1756 से लेकर के 1757 तक ये रहा। लेकिन इसके बाद अब कौन आ गया? मिर्जाफर। लाइट भी कट चुकी है, ठीक है, थोड़ा सा लाइट तार छोड़ दिया है, जुड़वा रहे हैं। देखिए आ गया, सही है। सिराजुद्दौला 56 से 57 तक रहा, प्लासी के युद्ध में हार चुका है। अब कौन आएगा? मिर्जाफर आपके पास 1757 से लेकर के 60 तक यह गद्दी पर बैठा रहता है। मिर्जाफर लॉर्ड क्लाइव का गधा जिसे बोला जाता है। मिर्जाफर अंग्रेज़ों की बात सुनता रहता है, लेकिन कब तक सुनेगा ये भी, लेकिन फिर भी सुनता रहता है। एक दिन ऐसी आती है कि मिर्जाफर उन लोग अंग्रेज़ों के मन में आता है कि तो हमारे लायक नहीं है, अब इससे हम ज़्यादा रियासत नहीं ले पा रहे, इसे हटा देते हैं, ये हमारी मन का अच्छे से कार्य नहीं कर पा रहा है, हमें ज़्यादा इनकम नहीं दे पा रहा है। इनकम तो भी लिया करते थे ब्रिटेन वाले राजाओं से, नहीं दे पा रहा है। सेनापति मिर्जाफर को हटाया जाता है। हटाने के पश्चात में इसी के दामाद जिनका नाम है क्या? मीर कासिम गद्दी पर बैठ जाता है।
1757 से स्टार्ट होती है, 64 तक रहता है, 64 तक यह रहता है। मीर कासिम 1757 से स्टार्ट होती है, 64 तक गद्दी पर बैठ जाता है बंगाल के नवाब बन करके। इसके में क्या होता है, यह मिर्जाफर जैसा गद्दार नहीं, दामाद तो है लेकिन इसके जैसा गद्दार नहीं, देश के साथ कुछ करना चाहता है। बन तो जाता है, बैठ जाता है गद्दी पर, कहता है कि मैं अपनी राजधानी यहाँ नहीं रखूँगा। पहले राजधानी मुर्शिद कुली खां के समय राजधानी कहाँ थी, मुर्शिदाबाद। कहाँ थे, मैंने बताया है मुर्शिदाबाद। जब ये गद्दी पर बैठता है, ये अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर लेता है, यानी जो अंग्रेज़ों का महल था, अंग्रेज़ों के किला था, उनसे अपनी राजधानी दूर ले जाता है। इसलिए कि रोज़ रोज़ हमारे दरबार में अंग्रेज़ नहीं आएंगे, कम से कम आएंगे तो महीने साल में आएंगे, हफ्ता 2 हफ्ता में आएंगे, रोज़ रोज़ तो नहीं आएंगे, रोज़ तो धन नहीं मांगेंगे। इस कारण से कुछ राजधानी अपना दूर ले जाता है, मुंगेर ले चला जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी किसने परिवर्तित की, तो कौन था वह व्यक्ति, मीर कासिम था। मीर कासिम ने किया ऐसा। फिर भी कुछ अंग्रेज़ों से मांगता है, देखिए क्या मांग लेता है अंग्रेज़ों से। कहता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तुम जितना कमाते हो मुझे 9% टैक्स चाहिए। कंपनी कहती है तू मेरा राजा बनाया हुआ है, तुझे मैंने राजा बनाया है, आज मुझसे तू टैक्स मांग रहा है, टैक्स नहीं दूंगा। आखिरकार कंपनी टैक्स नहीं भी देती है। आगे की फिर कहानी बन जाती है कि मीर कासिम सोचता है, वाह मैं कितना बेकार इंसान हूँ, जो कि मैं ब्रिटेन वालों से तो टैक्स नहीं ले पा रहा हूँ और हिंदुस्तान के व्यापारियों से टैक्स लेता हूँ। मैं हिंदुस्तान के व्यापारियों से भी टैक्स नहीं लूँगा। आखिरकार बोल देता है भारतीय व्यापारियों को, तुम भी छूट से आसानी से व्यापार करो। भारतीय व्यापार छूट कर देता है, भारतीय व्यापारियों के लिए क्या कर देता है, भारतीय व्यापारियों को छूट देता है। क्या देता है, भारतीय व्यापारी भी जाएं अपना सामान आराम से बेचें बंगाल में, कोई नहीं रोकेगा उन्हें, मैं उनसे टैक्स नहीं लूँगा। जब ब्रिटिश से नहीं ले पा रहा हूँ तो भारतीयों से क्यों लूँ। इस कारण से वो भी छूट देता है। भारतीयों का तो सामान बहुत अच्छा क्वालिटी था, लेकिन क्या करे बेचारे, राजा टैक्स लाद करके इनके सामान को बहुत महंगे कर चुके थे। टैक्स ला देंगे तभी तो टैक्स ला देंगे, क्योंकि यदि इनका सामान 10 रुपया का तो भारतीयों वाला का था, ये बेचते थे 50 रुपये। कारण यही था कि इन पर बहुत ज़्यादा टैक्स था, सरकार को देना पड़ता था, मजबूरी थी बेचना। और इनके सामान में 10 रुपया का है, 11 रुपया में बेचेंगे, किसका सामान लिया जाएगा, इनका सामान लिया जाएगा। इस कारण से भारतीय व्यापारी गरीब हो चुके थे, ये सब अमीर होते चले जा रहे थे। कहा नहीं, तुम भी यदि 10 ले रहे, मैं इनको 11 में बेच रहे हैं, तुम भी 11 में बेचो। भारतीय व्यापारी बड़े खुश होते हैं और बेचने लगते हैं सामान। आखिरकार ये बात ब्रिटेन वालों को कैसे पचेगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे पचेगी। कहता है तू मेरा राजा बनाया, तुझे मैं हटाता हूँ, जा साइड हट जा साइड हटो, तुम हट जाओ साइड। अब मैं इससे तो अच्छा, तुम्हारे से तो अच्छा मीर कासिम ही था, अब मिर्जाफर ही था, तुमसे तो अच्छा मिर्जाफर ही था। आखिरकार 64 से लेकर के इधर 64 के आगे इन्हें 65 तक मिर्जाफर को ही गद्दी बैठा दिया जाता है। लेकिन इधर मीर कासिम बैठने वाला इंसान नहीं। मीर कासिम कहता है ओ मुझे तो गद्दी से उतारेगा, ये इसकी कहानी भी रुके रहिएगा, ये भी नहीं बनाए राजा, इसकी हटाने की बात चल रही। मीर कासिम कहता है मुझे ही तू गद्दी से उतारेगा। इस कुछ अपनी योजना बनाता है, योजना में 3 लोगों को मिला लेता है, 3 लोग हो जाते हैं। एक बंगाल में तो ये स्वयं है मीर कासिम और यहाँ पर अवध है, अवध से यह सुजाउद्दीन को मिलाता है, सुजाउद्दीन को। और यहाँ मुगल सम्राट दिल्ली में बैठे हुए हैं, जिसका नाम है क्या, शाह आलम।
ये मीर कासिम दोनों व्यक्तियों के पास जाता है और अपनी पार्टी मिला देता है। कहता है, हे राजन, आज मुझ पर अत्याचार हो रहा है, कल तुम्हारे पर अत्याचार होगा, हमें एकजुट मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करना होगा। आखिरकार ये तीनों राजा तैयार हो जाते हैं, तीनों लोग तैयार हो जाते हैं, युद्ध करने चल देते हैं। बक्सर में लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बक्सर में ये लड़ाई बक्सर में होनी तय हो जाती है। बक्सर में तारीख को थी 20 अक्टूबर सन 1764 को। 20 अक्टूबर सन 1764 को तैयारी हो जाती है। और उधर से ब्रिटेन की तरफ से हेक्टर मुनरो था। लेकिन क्या हुआ, कुछ ऐसा कि 3 राजा तो थे भारतीय, लेकिन ब्रिटेन वालों के सामने टिक नहीं पाए। आखिरकार बक्सर के मैदान में इनके घुटने टेकने पड़े, इन तीनों राजाओं को घुटने टेकने पड़े। मीर कासिम का तो खात्मा समाप्त हो चुका। अब बचे सुजाउद्दीन और शाह आलम। इनके साथ ब्रिटेन वाले कहते हैं तुमने इस युद्ध में आया क्यों? तुम्हारे साथ कुछ संधियाँ होंगी और कुछ शर्तें होंगी। शर्त क्या था? 2 शर्तें होती हैं। क्या था? पहले मुगल सम्राट को हो जाती है 12 अगस्त, यहाँ पर लिखे। एक तरफ है कौन? मुगल हैं, और एक तरफ अवध वाले थे ना, ये अवध के नवाब हैं, अवध के क्षेत्र के राजा सुजाउद्दीन अवध है। मुगल से ये लोग संधि करते हैं, इलाहाबाद की संधि। हालांकि इलाहाबाद की संधि दोनों लोगों से होती है। ब्रिटेन वाले कर रहे हैं संधि, और संधि में कुछ शर्तें रख देते हैं। इलाहाबाद की संधि दोनों लोगों से होती है। अब कब होती है ये ध्यान दीजिएगा। इनसे 12 अगस्त तक हो जाती है, जस्ट 4 दिन बाद 16 अगस्त को इनसे हो जाती है। इस 1765 की बातें चल रही हैं, 1765 की बातें चल रही हैं। इलाहाबाद की संधि होती। कहते हैं, हे मुगल वालों, तुमने इस युद्ध में क्यों आया? मुझसे तो युद्ध मीर कासिम से था, तुमने क्यों आया? आखिरकार मुझे खर्जाना दो इसका। इनसे मांग लेते हैं ये लोग 26 लाख रुपए। कितने मांगते हैं? 26 लाख रुपए। 26 लाख रुपए तो मुझे दो। और इनसे मांगते हैं कितना? 50 लाख रुपए। और ये कहते हैं कि तुम्हें बंगाल वाला हिस्सा, उड़ीसा वाला हिस्सा, और यहाँ पर एक और है बंगाल बिहार उड़ीसा 3 क्षेत्र मुझे दे दो। बंगाल बिहार सब एक ही हैं, बिहार उड़ीसा पूरा ये क्षेत्र हमें दे दो। आखिरकार बंगाल बिहार उड़ीसा मुगलों के सख्त हाथ से चला जाता है अब ब्रिटेन वालों के पास। और इधर अवध वाले से मांगते हैं क्या? तो अपना इलाहाबाद का कड़ा दे दो। कड़ा क्षेत्र का नाम है, इनसे कड़ा मांग लेते हैं। ये 2 संधियाँ थी, एक सुजाउद्दीन के साथ और एक शाह आलम द्वितीय के साथ। बड़ी ही खराब संधियाँ हुई। और यह कामधेनु, जिसे बंगाल को कामधेनु गाय की संज्ञा दिए थे, ये भी इनके हाथों से चला ही गया। तो बस यही था बक्सर की लड़ाई और प्लासी का युद्ध। बक्सर में हार गए, प्लासी में भी हार गए भारतीय राजा। इधर प्लासी वाले में तो अपने लोगों ने हराया, फिर आगे तो कहानी अलग थी। ये बंगाल के नवाब बनते गए। मुर्शिद कुली खां, सुजाउद्दीन सरफराज, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, मीर जाफर, ये सब राजा बनते गए। साथियों, बस ये आज का टॉपिक इसी जगह हम लोग ख़त्म करेंगे, फिर आपसे मिलेंगे। इस वीडियो में मैंने कई बार कुछ होता गया, जैसे कई बार लाइट कट गई, 2-3 बार कम से कम इस वीडियो में आप देखेंगे कट हुई है, लाइट कटी है। और एक बार तो रिकॉर्ड कर रहे थे, आधा रिकॉर्ड किए थे, आधा बताए थे, लेकिन ऐसा हुआ कि उधर कैमरा फुल हो गया था, मतलब SD कार्ड फुल हो गई थी, मेमोरी कार्ड फुल हो गई थी और वीडियो रुक चुका था। बड़ा मेहनत करना पड़ा इस वीडियो के लिए। तो बस साथियों, आगे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद सभी साथियों को।